हरियाणा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहला दिन है, सीधे आपके लिए चलते हैं इस कार्यवाही में। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का हरियाणा विधानसभा में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे सदन को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदों, मैं हरियाणा की 14वीं हरियाणा विधानसभा के तीसरे बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नव वर्ष में इस गरिमामयी सदन का यह पहला सत्र है और मेरा भी इस सम्मानित सदन में पहला संबोधन है। इस कालखंड में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिनके तप, त्याग और सर्वोच्च बलिदान से हमें यह महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ज्ञात अज्ञात सभी शहीदों को नमन करता हूँ। मेरी सरकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की स्मृति में अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बना रही है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने सिखों के नवम पातशाह हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व एवं सिखों के दशम पातशाह सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीद दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी प्रकार अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। हमें इस बात का भी गर्व है कि नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा की बड़ी भागीदारी थी। केंद्र सरकार ने कई अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इससे दुनिया में भारत की गौरव और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूत मिली है। माननीय सभासदों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 2020 से हम कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न कालमतिवर्तन्ते मानता सर्वेषु कर्मसु, अर्थात कर्मठ लोग अपने कर्तव्य में कभी देरी नहीं करते। इसी बात का अनुसरण करते हुए मेरी सरकार ने महामारी से बचाव, राहत व इलाज के पर्याप्त प्रबंध किए। मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मैं इस महामारी से प्रदेशवासियों के धैर्य,
साहस और विश्वास की सराहना करता हूँ। अब हरियाणा विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चला है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उनके इस सिद्धांतों की पालना करते हुए मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र, हर वर्ग का समुचित विकास किया है। आज पंचकुला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की इस सुखद दायरा को महसूस किया जा सकता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सुशासन, माननीय सभासद, हमारे धर्म ग्रंथों में शासक का प्रथम कर्तव्य प्रजा को सुखी करना माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, दैविक भौतिक ताप राम राज को नहीं व्याप, अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैवी परेशानी से मुक्त होता है। यही वर्तमान सुशासन का मूल मंत्र है। मेरी सरकार ने इसी मूल मंत्र पर चलते हुए पुरानी जर्जर प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। भौतिक विकास के साथ साथ जीवन के सभी मानदंडों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मेरी सरकार ने ऐसे बदलाव किया जिन्हें अन्य प्रदेशों व केंद्र सरकार ने अनुकरण किया है। उदाहरण के तौर पर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना शुरू की है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केंद्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया। सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था बनाई है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। इस नई ई व्यवस्था में कोई भी नागरिक सरलता से अपना हक प्राप्त कर पाता है। प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। शासन का सुशासन ज़्यादा, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की नई पहले की है। ई गवर्नेंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुका है। इस एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिलेगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जन्म मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा।
सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई पाई सही लाभार्थी तक पहुंचाने और फर्जीवाड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए डीबीटी सुविधा शुरू की गई है। जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने और समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया गया। इससे 570 सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। आवेदक को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी अपील स्वतः ही उच्चाधिकारी को और फिर सेवा का अधिकार आयोग को भी चली जाती है। पारदर्शिता एवं स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 43 विभागों के 214 काडर के लागू की जा चुकी है। अंत्योदय माननीय सभासदों, गरीबों और कमजोर वर्ग की मदद करना हर कल्याणकारी सरकार का संवैधानिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसे ही अंत्योदय कहा है। मेरी सरकार ने उनके अंत्योदय दर्शन का मनसा वाचा कर्माणा अर्थात मन कर्म और वचन से पालन किया है। प्रदेश में इस वर्ष को अत्यंत उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पंक्ति के खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान कर ली गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है। इन परिवारों की आय कम से कम 1.80 लाख रुपए सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में 156 स्थानों पर 289 अंत्योदय मेले लगाकर मदद के लिए लगभग 37,000 परिवारों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8,70,000 बीपीएल परिवारों को 270 करोड़ 84 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 2,84,000 परिवारों को 3 करोड़ 55 लाख रुपए के प्रति वर्ष प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की गई है। गरीबों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। अब तक 3,30,000 क्लेम के भुगतान के लिए लगभग 366 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना में निर्माण श्रमिकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, नंबरदारों, चौकीदारों, द्वितीय विश्व युद्ध तथा आज़ादी हिंद फौज के सैनिकों, हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को भी शामिल किया जा रहा है। सभी कोरोना मरीज का इलाज और टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। इस महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो चुके प्रत्येक मृतक के परिजन को 50,000 रुपये के एक्स ग्रेशियो अनुदान तथा बीपीएल परिवारों को सहारा देने के लिए 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशियो अनुदान और जीवन बीमा प्रावधान भी किया है। महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रति बच्चे को 2,500 रुपये
मासिक की मदद दी जा रही है। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में शगुन राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये की गई है। अनुसूचित जातियों और विमुक्त जातियों तथा टपरीवास जातियों के लोगों को मकानों की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय अनुसंधान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये की गई है। अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में अपने मामलों की पैरवी के लिए कानूनी सहायता स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये की गई है। सभी के लिए आवास। मेरी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के सभी लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत अब तक 44,083 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए लगभग 574 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा आवास बोर्ड द्वारा भी इस वित्त वर्ष में 467 मकानों के निर्माणों का काम पूरा किया गया। श्रमिक कल्याण। माननीय सभासदों, आप सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्र का आधार वाक्य है। जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझता है वही श्रम के महत्व और गौरव को समझ सकता है। श्रम की इसी महत्ता के दृष्टिगत मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत 2,25,346 श्रमिकों को 156 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए हैं। औद्योगिक नगरी मानेसर में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 500 बिस्तर क्षमता का ESI अस्पताल बनाया जा रहा है। IMT रोहतक और IMT करनाल में 5 नए ESI औषधालयों को मंजूरी दी है। प्रदेश की 87 शहरी स्थानीय निकायों स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान का सर्वेक्षण किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 23,709 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया गया है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान। हरियाणा का किसान और वीर जवान देश की शान है। मेरी सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वीर गति के प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्ध सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि निश्चितता के आधार पर 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से शहीदों के 348 आश्रितों को नौकरी प्रदान की है।
कृषि, किसान कल्याण एवं खाद्य आपूर्ति। मेरी सरकार का मानना है, यदि किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश में समृद्धि व खुशहाली आएगी। मेरी सरकार ने कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए अहम निर्णय लिए हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई का विषय हो, मेरी सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी रही है। मेरी सरकार ने गत वर्ष में किसानों को उनकी फसलों का 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की गई है। हाल ही में करीब 2021 में खराब हुई फसलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपए की क्लेम स्वीकृत किए गए। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। खरीफ विपणन सीजन 2021 से बाजार के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिला है जिन्होंने मंडियों में अपना बाजरा नहीं बेचा। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने अपने उपयोग के लिए बाजरा अपने पास रखा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत 2,40,000 किसानों की बाजरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार मूल्य के अंतर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 436 करोड़ रुपए की भावांतर राशि दी गई है। धान और गेहूं का फसल चक्र न केवल किसानों के लिए घाटे का सौदा है, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इसलिए फसल विविधीकरण एवं बागवानी समय की मांग है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भिवानी, नूंह और झज्जर में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी क्षेत्र में वर्टिकल फार्मिंग की एक अनूठी प्रौद्योगिकी लागू की गई और इस खेती में निवेश पर 65% सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम की खेती के लिए सामान्य किसानों को 40% और अनुसूचित जाति के किसानों को 90% अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021-22 में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना में एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 2020 में लगभग 96,000 एकड़ पंजीकृत हुआ और 63,000 एकड़ सत्यापित हुआ तथा करीब 2021 में लगभग 97,000 एकड़ पंजीकृत हुआ व 52,000 एकड़ सत्यापित हुआ। फलस्वरूप 74,000 से अधिक किसानों को लगभग 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा डायरेक्ट सीडेड राइस
तकनीकी अपनाने वाले किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया गया। इसी श्रृंखला में माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासद, मेरा आपसे निवेदन है कि पुष्ट नंबर 11 के बिंदु 30 से लेकर पुष्ट नंबर 34 के बिंदु 112 तक मेरे अभिभाषण के इस खंड को पढ़ा माना जाए। माननीय सभासद, माननीय सभासद, मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से प्रदेश के चहुमुखी विकास को नए आयाम देने के लिए निरंतर अग्रसर है। प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के साथ ईज ऑफ लिविंग सरकार का लक्ष्य है। मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रदेश में संतुलित, सतत और समान विकास रूपी पौधा लगाया है। कहते हैं सहज पके सो मीठा होए। इसका भी फल मिलने में समय लगेगा, परंतु फल मीठा होगा। हरियाणा विधानसभा ने सदैव प्रजातंत्र की महान परंपराओं का अनुसरण किया है। प्रदेशवासियों की नज़रें अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप पर ठीक है। मैं यह उपस्थित सभी सदस्यों से राज्य के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का संतुलित, समान और न्याय संगत विकास सुनिश्चित करने के प्रकल्प में मेरी सरकार का सहयोग करने का आह्वान करता हूँ। मैं हृदय की गहराई से आशा करता हूँ कि आपकी चर्चा, विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक और उपयोगी साबित होंगे और हर महान पहलू से हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं और पूर्णता खरा उतरेगी। वंदे मातरम। जय हिंद।